आज होने वाली कैबिनेट बैठक में होंगे कई अहम फैसले। कर्मचारी सेवाओं से जुड़े रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। इन्वेस्टर समिट से खुलेंगे विकास के द्वार। सीएम ने एयरपोर्ट से एफआरआई तक किया तैयारियों का निरीक्षण। चार राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा। मिजोरम के राज्यपाल की एडीसी बनी उत्तराखंड की मनीषा, देश की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल अधिकारी बनी। जियो सर्वे सेफ्टी ऑडिट के साथ ही इसी महीने से होगा सिलक्यारा सुरंग का निर्माण। NHIGCL ने शुरू की तैयारी। सिद्धबली महोत्सव में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमंत ब्रिजवासी के गीतों पर झूमे लोग, जलते अंगारों पर नाचे पशवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में भारी ठंड देखने को मिली है। ऊपरी इलाकों सहित निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ऊपरी इलाकों में जल्द ही बर्फ भी गिर सकती है और तापमान में आई भारी गिरावट। यमुना घाटी सहित टॉन्स घाटी में भी ठंडक बढ़ गई है, तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अहम खबर आपको बता दें, आसमान में घने बादल भी छाए हुए हैं। तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, लगातार बढ़ रही ठंड और ऊपरी इलाकों में जल्द ही बर्फ भी गिर सकती है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और तापमान में आई गिरावट, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यमुना घाटी सहित टॉन्स घाटी में भी ठंडक बढ़ी है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ठंड बढ़ गई है। ऊपरी इलाकों में जल्द ही बर्फ भी पड़ सकती है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। ऊपरी इलाकों में जल्द ही पड़ सकती है बर्फ। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। और रुड़की पहुंचे भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी। कानपुर विधायक के बुलावे पर पहुंचे मोहम्मद शमी से मिलने को समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। युवाओं से साझा किए वर्ल्ड कप के अनुभव। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर दिखाई दिया। नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शमी से मिलने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ यहां पर नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मिलने के लिए युवाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। कानपुर विधायक के बुलावे पर पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद शमी से मिलने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ भी यहां पर नजर आई है। और युवाओं से वर्ल्ड कप के अनुभव भी साझा किए हैं। तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने युवाओं से वर्ल्ड कप के अनुभव भी साझा किए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी यहां पर अलर्ट नजर आया है और नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। आगे बढ़ेंगे खबरों की और अगली खबर आपको हम डोईवाला से बताते हैं, जहां पर सीएम दिल्ली से लौटे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। सीएम धामी सड़क मार्ग से देहरादून रवाना हुए हैं। इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भानियावाला में हो रहा समिट। अहम जानकारी आपको बता दें, इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का जायजा लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स समिट का जायजा भी लिया गया। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें,
इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भानियावाला में समिट हो रहा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिए जाने की बात सामने आई है। डोईवाला से खबर, सीएम दिल्ली से लौटे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और हमारे साथ अंकित काला हमारे संवाददाता इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अंकित, सीएम दिल्ली से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए वापसी कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि देहरादून के लिए रवाना भी हो गए और साथ ही उन्होंने समिट को लेकर जानकारी भी ली है। देखिए गरिमा, 8 और 9 तारीख को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में बात करी है इस संबंध में, साथ ही उन्हें आमंत्रित भी किया है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल FRI देहरादून तक का निरीक्षण किया है। इस दौरान तमाम शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जिला प्रशासन से संबंधित भी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों से जल्द कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जानकारी ली गई है और सीएम धामी सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भानियावाला में हो रहा समिट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको हरियाणा से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कहने, एक बार सुनाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शंख वादन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दें और जो इनके मुख से निकले वो भगवान की वाणी हो। आप भी क्यों कसर छोड़ दो। भाई कि में मजा नहीं आया, जरा जोर से भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के, संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, जींद विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हम सबके लाडले विधायक कह सकता हूं मैं, ऐसे डॉक्टर किशन मिड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग हमारा जो मोर्चा है उस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, उचाना से हमारी पूर्व विधायक बहन प्रेमलता जी, आज के इस रैली के संयोजक इस रूप में जिन्होंने मेहनत करके इतना विशाल स्वरूप में ये रैली, ये जनसमूह इकट्ठा किया, सबने सहयोग भी किया, ऐसे हमारे भाई यशपाल ठाकुर जी,
केशकला बोर्ड जो पहले से बना था, दोबारा से अब बनना भी है। पूर्व में इसके अध्यक्ष रहे श्री सुरेश सेन जी, यमुनानगर के हमारे युवा मेयर भाई मदन चौहान जी, पार्टी के जींद जिले के जिलाध्यक्ष भाई राजू मोर जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी के प्रतिनिधि के नाते से यहाँ पधारे श्री देवेंद्र कौशिक जी, बहुत ही पुराने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता एडवोकेट करमवीर सैनी जी, उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, बाईं और दाईं ओर बैठे हुए हमारे मंच पर सभी नेता और कार्यकर्तागण, आज इस विशाल रैली में पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आपका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्रद्धा से भी करता हूं, सम्मान से भी करता हूं, और कभी कभी इस मौके पर भी, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप में से एक सज्जन ऐसे भी हैं, हर महीने मेरे कान भी पकड़ लेते हैं। वो अपनी बात कहने के लिए भी कान पकड़ के अपना काम करते रहते और बात सुनाते रहते हैं। तो उस नाते भी बहुत निकट का संबंध आपसे होने के नाते आपका मैं सम्मान करता हूं। और बहुत ही एक ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक लड़ी, एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीर दास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सेन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया। और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था, मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन और भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए, लीन हो गए, भूल गए। काफी देर उसमें मस्ती में रहे। और इधर राजा जब समय पर सेवक नहीं पहुंचता है तो उसको भी शायद चिंता होती है कि आज मेरा सेवक क्यों नहीं आया है।
भगवान इतने प्रसन्न हैं सेन जी महाराज से कि भगवान ने सोचा कि आज सेन जी महाराज मेरी भक्ति में लीन हैं और राजा के पास नहीं पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने सेन जी महाराज का रूप धारण करके और राजा के पास उस सेवा करने के लिए पहुंच गए। राजा की सेवा प्रतिदिन जितनी होती है उससे बढ़िया सेवा की और राजा प्रसन्न हुए। आज की सेवा से राजा इतने प्रसन्न हुए कि शहर में बात फैल गई कि आज सेन महाराज ने, नंदा नाम जो उस समय था, उसने आज राजा को खुश किया। राजा बड़े प्रसन्न थे उसके ऊपर। कई बार खबर अंदर से राज दरबार से निकल आती है, सैनिक लोग निकालते हैं। इधर सेन जी महाराज जब उस भक्ति भाव में लीन थे, अचानक उनको याद आया आज तो राजा की सेवा करने के लिए मैं पहुंच नहीं पाया, राजा नाराज हो गए होंगे। फटाफट अपने कार्यक्रम बंद किए, दौड़े राजा के घर की तरफ। सैनिक गेट के ऊपर खड़े हैं। सेन महाराज को देख करके सैनिक ने कहा, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, राजा बड़े प्रसन्न हैं, जरूर कुछ ना कुछ इनाम भी देंगे। आज तुमने उसकी सेवा उनकी बहुत अच्छी सेवा की है, वो बड़े प्रसन्न हैं, मेरे पास संदेश आया है। इनके मन में डर है, वो कह रहे हैं कि सम्मान करेंगे। डरते हुए अंदर गए और राजा ने खड़े होकर के सेन महाराज को गले लगा लिया। और उस समय कहते हैं कि संत सेन को महाराज की राजगुरु की, संत सेन महाराज को राजगुरु की उपाधि ये उस समय दे डाली उन्होंने कि हमारे राजगुरु रहेंगे। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निखरता है, उभरता है, मालूम नहीं कहां से उभर आए। ऐसे थे संत शिरोमणि सेन जी महाराज। उनके नाम को, उनके जीवन को, उनके विचार को, उनके भक्ति भाव को याद करने के लिए हम तो सब करते ही होंगे, लेकिन जब हमने सरकार बनाई 2014 में, तो ध्यान में क्या आया कि जितने राजनीतिक हैं वो लोग अब याद करते हैं तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को उनको याद करते हैं, संतों को भूल गए हैं। और हमें जब मन में विचार लगा कि यानी समाज को ठीक रास्ते पर लाने के लिए संतों की जो भूमिका थी, अगर उनको आज बार बार याद कराएंगे तो समाज की दिशा ठीक हो जाएगी। हमने संत महापुरुष विचार मान सम्मान योजना ये बनाई और उसके बाद संतों की जीवनियां, उनकी शताब्दियां ये बनानी शुरू की। चाहे वो गुरु रविदास जी की हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की हो, चाहे भगत कबीर जी की हो, चाहे ऋषि कश्यप जी की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती का दिन हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का जयंती का जन्मदिन हो, बंदा सिंह बहादुर जी का हो, अभी हमने धन्ना भगत जी की भी जयंती मनाई है। तो ऐसे संतों की जयंतियां, उसी श्रेणी में जब ये हमको पता लगा कि सेन जी महाराज की जयंती ये 4 दिसंबर को है, आज 4 दिसंबर है, मैंने उसी समय अपना समय दिया, मैं जरूर आऊंगा। और मांग रखी गई, वैसे तो मांगे और भी बहुत हैं, लेकिन एक मांग 4 दिसंबर के नाते जो मुझे आपके सामने रखनी है। देखिए, हमारे जातियां बहुत हैं, समाज अपनी श्रद्धा पूर्वक अपने अपने महापुरुषों को, उनके आराध्य देवताओं के जन्मदिन मनाता है। 70-71 अपनी जातियां हैं, अन्य समाजों के भी हैं। अनुसूचित जाति की अपनी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास ए की अपनी जात, बी की अपनी जातियां हैं, जनरल समाज के लोग हैं, उनकी भी अपने अपने आराध्य देवता हैं। अगर सबको मिलाते हैं तो लगभग ये 150 महापुरुष बनते हैं। हर एक की मांग आती है कि इनके जन्मदिन की छुट्टी घोषित की जाए। तो अगर साल में 150 जातियां ये छुट्टियां दे दी तो सिस्टम चलेगा क्या, बताइए। अगर 150 छुट्टियां यही कर दें, 52 छुट्टियां हमारी रविवार शनिवार, मतलब 52 दूनी 104 रविवार शनिवार होती हैं, 250 हो गई। 20-30 कॉमन भी आ जाएंगी तो भी 200 सवा 200 हो गई।
कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो ये सब छुट्टियां तो संभव नहीं है। तो हमने विचार किया कि हम एक और कार्यक्रम करते हैं। अभी तक छुट्टियां 2 प्रकार की हैं, गजेटेड हॉलीडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। अब हमने विचार किया कि तीसरी श्रेणी बनाएंगे और कैलेंडर में भारत सरकार, हरियाणा सरकार का जो कैलेंडर है उसमें उल्लेख करेंगे विशेष दिवस 4 दिसंबर को विशेष दिवस के नाम से कैलेंडर पर रखेंगे, ताकि हर किसी को याद तो रहे कि आज सूर्यसेन जी की जयंती है। किसी भी महापुरुष की जयंती होगी उस दिन विशेष दिवस इस नाम से हम रखेंगे। कौन है यहाँ आए हैं? कौन है? आइए आइए आइए। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात मुझे बताई गई है कि आज इस प्रोग्राम में सेन महाराज के वंशज की 21वीं पीढ़ी वो भी यहां आए हुए हैं। जल्दी आपके पास है, क्या नाम था? संतोष। 21वीं पीढ़ी सेन महाराज जी की, बहुत बहुत साधुवाद आपको। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस विषय में मुझे इतना ही कहना है कि समाज के अंदर कुरीतियां जो आती हैं उनको दूर करने के लिए महापुरुषों के जो वचन हैं वही काम आते हैं। और कुरीतियां, अच्छाइयां ये साथ साथ चलती हैं। कभी भी कोई ऐसा समय न पहले आया, न आज है, न आगे आएगा कि कुरीतियां हमारी जान छोड़ देंगी। ये दोनों वृत्तियां, दैव वृत्ति, राक्षसी वृत्ति साथ साथ चलेगी। हमारा प्रयत्न ये है कि दैव वृत्ति जो अच्छी वृत्ति है उसकी लाइन लंबी करें और राक्षसी वृत्ति की लाइन छोटी करें। उसको कैसे हम पिटाई करें, कैसे उससे हम अपने आप को बचाएं, ये हमारा काम है। इसके लिए महापुरुषों की शिक्षा वो हमें काम आएगी। अपने परिवारों में दिए जाने वाले संस्कार, हमारी दादी, नानी, बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी, वो हमारे पुराने तरह समय की जो कहानी हमको सुनाते हैं, बहुत उसमें से शिक्षा मिलती है, अच्छा कैसे बनना है। इसी प्रकार से संत महापुरुषों की ये वाणी, ये भी हमको अच्छी दिशा में ले जाती है। सरकार भी अपने प्रयत्न अपनी तरफ से करती है। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक अभियान हमने हरियाणा सरकार ने लिया, समाज ने साथ दिया, हमको सफलता मिली। जिस हरियाणा को बेटियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, आज वो बेटियों को बचाने वाला प्रदेश इसके नाम से प्रख्यात हो गया है। जो 871 बेटियां 1000 बेटों पर होती थी, आज 1000 बेटों पर 932 बेटियां हो गई हैं। 40-50 की संख्या बढ़ गई है। अपने आप में सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। वो तनाव में आता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। अपने तनाव को भुलाने के लिए नशे की गोलियां, नशे के और पदार्थ, मादक पदार्थ उसका सेवन करता है। हमें उसको बचाना होगा, उससे दूर करना होगा। अगर युवा का जीवन खराब हो गया तो परिवार भी खराब होंगे, हमारा देश और प्रदेश, इसमें भी बहुत बड़ी बाधा विकास में पहुंचेगी। तो इस ओर भी हमको आगे बढ़ना है। ये काम भी हमारा सामाजिक दायित्व है। जन जागरण हम करें। अगर उसमें कोई और चीजें, मानो दंडात्मक काम करना है, ये जो इस प्रकार की ड्रग्स को सप्लाई करने वाले लोग हैं, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको जेल के अंदर डालना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना, ये काम हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर्यावरण के नाते ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। कैसे हवा साफ रहे, वरना एक कोविड ने हिला के रख दिया। अभी फिर से एक चर्चा चली है कि चाइना के अंदर एक और वायरस फैला है, उससे अपने आप को बचाना है। मानवता को बचाने के काम में भी हमको सबको सहयोग करना है। पानी दूषित हो रहा है, जगह जगह लोग गंदगी करते हैं। इस अभियान में सरकारें भी लगी हैं। तो ये सब काम हम करते हैं। समाज को मुख्य धारा में जोड़ना,
कैसे समाज का हर वर्ग उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये एक और अगला काम है जो सरकारें भी करती हैं। समाज को भी हम आह्वान करते हैं कि अपने समाज में जो थोड़ा पीछे रह गया उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी चिंता सबको करनी है। जैसा बताया अभी पूर्व वक्ताओं ने, हमने अंत्योदय की योजना है। अंत्योदय यानी जो आखिर में रह गया, चाहे वो व्यक्ति इस नाते से, परिवार है, समाज है, इलाका है, चाहे वो पढ़ाई में पीछे रह गया, चाहे वो सेहत के नाते पीछे रह गया, चाहे वो गरीबी के नाते पीछे हो गया, कैसे उनकी इन समस्याओं को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जाए। और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ऐसी ऐसी योजनाएं दे रहे हैं कि गरीब के परिवार को मकान नहीं तो मकान दो, मकान मिल गया तो उसके नल में पानी दो, पानी मिल गया तो उसको गैस का सिलेंडर दो, गैस का सिलेंडर मिल गया तो बिजली का बल्ब दो, ताकि उसका जीवन आज के हिसाब से सुखी हो सके। घर में राशन नहीं है तो राशन भी दो। ये सब चीजें दी जा रही हैं। हाँ, ये गरीब का अधिकार है, ये गरीब को मिलना चाहिए। अभी तक समस्याएं क्या हैं कि ऐसी योजनाएं सरकारें पहले भी बनाती हैं, लेकिन गरीब तक पहुंचाने का सिस्टम ही नहीं बना। हर कोई बीच में जिसको जरूरत नहीं है वही लपक लेता है, अपनी दबंगई से लपक लेता है। जिस आदमी की जरूरत है उसको तो लाइन में लगाओ तो उसको बाहर निकाल देता है। सरकारी सिस्टम में भी उसको योजनाएं मिलती नहीं है, लाभ नहीं मिलता है। हमने हरियाणा सरकार में भी हर परिवार का परिवार पहचान पत्र बनाया, हर एक का डाटा लिया कि किस परिवार की क्या स्थिति है, कितने मेंबर है, पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं। तो हरियाणा के जींद से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।